पोजीशन होता है वेयर देयर इज अ वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट प्रोबेबल टू फाउंड, ठीक है। तो उसको ऑर्बिटल थ्योरी के बाद आने के बाद जो नील बोर की थ्योरी, दैट इज आल्सो नॉट दैट मच वैलिड, लेकिन ये स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, दैट्स व्हाई वी स्टडी दैट। एंड यू मस्ट हैव सीन दैट लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, 3 से 2, 2 से 3, ये सारे फॉर्मूले आपने देखे थे। यस, याद है क्या सारा चीज कल का? यस सर। ठीक है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ द यूनिट मॉडर्न फिजिक्स, दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स, और ये लास्ट चैप्टर है आपके मॉडर्न फिजिक्स का। तो हमने पहले डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ा, जिसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, फिर मैटर वेव्स पढ़े, डी ब्रोगली वेवलेंथ, फिर एटम के बारे में पढ़ा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। एम आई गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू? अगर आपको स्क्रीन दिख जाए तो बताइएगा। यस, इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, इसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स का नाम सुना है क्या आपने? न्यूक्लियर रिएक्टर्स का? Yes, sir. Nuclear power, and you must have seen nuclear bombs, hydrogen bomb, atom bomb, and these things are, so they all are based on nuclear energy. ये बहुत recent develop हुआ है, hardly 100 साल, 120 साल, 120 साल पहले इसकी डिस्कवरी, इसलिए we call this a modern physics. और you can produce a tremendous amount of energy using the nuclear energy. क्या होती है न्यूक्लियर एनर्जी, कैसे होता है, क्या क्या थ्योरीज निकली हैं, कौन कौन सी डीके प्रोसेस होते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट टुडे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास और न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं आज। ओके, तो दिस इज द थर्ड यूनिट, और सॉरी थर्ड चैप्टर ऑफ द यूनिट मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स एंड द टॉपिक विद न्यूक्लियर फिजिक्स, यू कैन कॉल इट न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियस के नाम से। एनसीईआरटी में न्यूक्लियस के नाम से एक चैप्टर दिया हुआ, यू कैन गो थ्रू दैट, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो जरा अब हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल वहीं से, एटॉमिक मॉडल से। अच्छा, आपने देखा होगा कि इन तीनों चैप्टर में एक चीज कॉमन मिली कि तीनों चैप्टर्स क्या बिल्कुल एटम के अंदर की बात करते हैं क्या? यस है ना? तीनों चैप्टर में दे ऑल आर डिस्कसिंग अबाउट द व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द एटम, मींस जो आपको फिनोमेना बाहर ऑब्जर्व हो रहे हैं उसका एटम के अंदर के बिहेवियर से क्या रिलेशन है, वी आर ट्राइंग टू स्टडी दैट। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो बेसिकली ये तो सबको पता है, कोई भी मॉडल ऑफ एटम ने, चाहे वो रदरफोर्ड का मॉडल हो, चाहे नील बोर का मॉडल हो, या फिर ऑर्बिटल मॉडल ऑफ एटम हो, सब में ये तो पता है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में क्या क्या पाए जाते हैं भाई? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। दिस फैक्ट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। इस फैक्ट को तो आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर चुके ना। अब इसमें चर्चा ये है कि भाई वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिट के फॉर्म में है या ऑर्बिटल के फॉर्म में, दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन। हमें आज जो फोकस करना, वी हैव टू फोकस व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, समझ में रखा, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द न्यूक्लियस। इसके अंदर दो कंपोजिशन होते हैं, वन इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अच्छा, अब आप देखिए इसमें बारे में सबसे पहले आज जो चीज पहले शुरुआत करने से पहले लेट मी टेल यू व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स। कोई बता सकता है न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, क्या रेंज होता है न्यूक्लियर फोर्स? अच्छा, अगर इफ यू विल सी द न्यूक्लियस, तो व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस? एक्सपेरिमेंटली जो रदरफोर्ड मॉडल से कैलकुलेट किया गया, साइज ऑफ न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में होता है। और जो एटम का साइज होता है, मींस एटम का साइज कहने का मतलब है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज रफली हाउ मच? एनी आइडिया टू एनी पीपल, एनी स्टूडेंट? एटम का साइज कितना होता है रफली? 10⁻⁻10 मीटर। तो आई कैन से कि एटम का साइज जो होता है 10⁻5 टाइम्स बड़ा होता है न्यूक्लियस के साइज से। अब आप एक बात देखिए, न्यूक्लियस के अंदर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इतना जो कि प्रोटॉन प्रोटॉन, और प्रोटॉन प्रोटॉन में देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये इतने छोटी जगह में 10⁻⁻15 मीटर के अंदर इतने सारे प्रोटॉन्स भरे हुए हैं, 2 एटॉमिक नंबर 2 होता है, 4 होता है, 80 होता है, अलग अलग नंबर है, तो हाउ दीज प्रोटॉन्स आर बाउंडेड टुगेदर? ये बाहर निकल के क्यों नहीं जा रहे हैं? न्यूक्लियर फोर्सेस के न्यूक्लियर फोर्स, ओके। तो न्यूक्लियर फोर्सेस की जब डिस्कवरी नहीं हुई थी तो पहले ये सोचा गया क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इनको रेपेल कर रहे हैं ना। तो अब सवाल ये होता है इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, दैट इज व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स। बट यू नो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक एज कंपेयर्ड टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सभी को पता है?
तो अब ये तो बाहर लगने वाला फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और अंदर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रहा है, और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज मच मच वीकर, इज वेरी वीक। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि देयर मस्ट बी अ थर्ड फोर्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स इज ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस, ओनली इनसाइड न्यूक्लियस। तो इसका रेंज कितना होगा, रेंज आई कैन से 10 पावर माइनस 15 मीटर, 10 पावर माइनस 15 मीटर। और दो तरह के न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, वन इज कॉल्ड एज वीक न्यूक्लियर और दूसरा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। अभी जो हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि वीक न्यूक्लियर का क्या काम होता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर का काम होता है। ठीक, ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हमें मिला किसके बारे में, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। ठीक है, अच्छा एक्सपेरिमेंटली एक और चीज कैलकुलेट की गई कि व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज क्या होता है। मैं थोड़ा आपको थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन देता हूं, फिर आएंगे कैलकुलेशन की तरफ जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पढ़ा, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिला। अगला जो चीज है दैट इज साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो एक्सपेरिमेंटली ये कैलकुलेट किया गया, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है, अगर न्यूक्लियस को हम एक स्फीयर माने, उसका रेडियस जो होता है दैट रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर का क्यूब रूट। यू नो मास नंबर किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, मास नंबर। और एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इट इज फाउंड दैट द रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ इट्स मास नंबर। जितना ज्यादा मास नंबर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेडियस होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ सोडियम एंड कैल्शियम के न्यूक्लियस के रेडियस का रेशियो बताओ, सोडियम और कैल्शियम के न्यूक्लियस का रेडियस रेशियो बताओ। तो वी कैन से दैट, बता सकते हैं क्या, आर कैल्शियम अपॉन रेडियस ऑफ सोडियम दैट विल बी इक्वल टू मास नंबर ऑफ कैल्शियम अपॉन मास नंबर ऑफ सोडियम का क्यूब रूट 1/3। इसका मास नंबर कितना 40, इसका कितना होता है 23। तो कैन आई से द रेशियो ऑफ रेडियस इज 40/23 का क्यूब रूट। बस छोटा सा इंफॉर्मेशन याद रखिए कि रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस इज गिवन बाय द क्यूब रूट ऑफ द मास नंबर। और जब आप इसकी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, यू गेट अ कांस्टेंट व्हिच इज r नॉट क्यूब रूट एंड दिस r नॉट इज इक्वल टू हाउ मच, 1.2 फेम्टोमीटर। 1.2 फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर मतलब समझते हैं 10 पावर माइनस 15। ये डेटाबेस, कुछ चीजें मैं आपको शुरू में डेटाबेस बता रहा हूँ बिकॉज हमें कम समय में इसको कवर करना है, तो मैं आपको बस वही इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ दैट इज वेरी मच इंफॉर्मेटिव। एक चीज तो ये रहा रेडियस। अच्छा, अब आपसे पूछे कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं आपको। डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को मैं अगर डेंसिटी को रो से लिखूं, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होगा भाई, मास नंबर इनटू मास ऑफ ईच न्यूक्लियन। न्यूक्लियन किसको बोलते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ए क्या हो गया, मास नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम पूछे कि सोडियम के न्यूक्लियस का मास बताओ, सोडियम के न्यूक्लियस का, तो सोडियम के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं 23। तो अब 23 न्यूक्लियॉन्स और एक न्यूक्लियॉन का मास, मतलब आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग क्या होता है, सेम होता है। हाउ मच, कितना होता है प्रोटॉन का मास, 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। तो कैन यू से दैट दिस इज द मास ऑफ सोडियम न्यूक्लियस। हाँ जी बताइए, ठीक है। तो ए क्या हो गया, मास नंबर इनटू मास ऑफ व्हाट, ईच न्यूक्लियस, ईच न्यूक्लियन, सॉरी न्यूक्लियन बोलेंगे, न्यूक्लियन, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं मैं, 4/3 पाई आर का क्यूब। अच्छा अब देखिए, जब मैं ऊपर a इंटू एम लिख दूं, मान लेते हैं, अपॉन 4/3 पाई आर का क्यूब। आर की वैल्यू ये है क्या ऊपर से, तो इसको जब मैं करूंगा तो आर नॉट क्यूब इंटू a की पावर 1/3 का क्यूब कर दे, तो क्यूब से पावर 3 से पावर 3 कैंसिल। Yes, sir. Okay, what I'm getting, a into mass of each nucleus upon 4/3 pi r naught constant का क्यूब into a। a से कैंसिल हो गया क्या, Yes, sir. ठीक। अब आप ये बताइए कि इस टर्म में, डेंसिटी के टर्म में, ऊपर वाला m क्या है कांस्टेंट, नीचे वाला 4/3 पाई भी क्या है कांस्टेंट, और r नॉट भी क्या है कांस्टेंट। तो क्या डेंसिटी का आपको कांस्टेंट आ गई क्या,
Yes, sir. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि किसी भी न्यूक्लियस को आप चूज करें, चाहे वो सोडियम का न्यूक्लियस हो या किसी भी न्यूक्लियस, द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस विल बी कांस्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ एलिमेंट. डेंसिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस इज कांस्टेंट एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास नंबर. ये प्रूफ आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है, लेकिन आप इसको याद रखें, कांस्टेंट फॉर एनी न्यूक्लियस. ये प्रूफ आपने देखा कैसे, हाउ इट इज कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट. Yes, sir. ठीक है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है कैलकुलेट करेंगे आप. सर समवन माइक इज ओपन. ओके ठीक है, मैं माइक किसी का ओपन है. अमित आप माइक अपना बंद कर लीजिए, बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन हो. ठीक है, ओके. ये थोड़ा सा भी थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए. एनसीईआरटी में ये सारी चीजें दी हुई हैं. मैं इसलिए आपको, तो साइज क्यूब रूट पे डिपेंड करता है, डेंसिटी क्या होगा, ऊपर मास ए से ए कैंसिल हो गया, तो m कांस्टेंट है. m क्या होता है, मास ऑफ ईच न्यूक्लियन 1.6 × 10⁻27 4/3 पाई r नॉट की वैल्यू आपने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की 1.2 फेम्टोमीटर. तो फ्रॉम हियर यू विल गेट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस 2.3 × 10⁻17. रफली कैलकुलेट करेंगे आप, वैल्यू रखेंगे सर, m की वैल्यू 4/3 की वैल्यू, आफ्टर पुटिंग एवरी वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट दिस. तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस 2.3 × 10⁻17. ये याद रखिए ना, प्लीज रिमेंबर दिस. 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि किस ऑर्डर में होता है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस. सो द ऑर्डर इज बेसिकली 10⁻17. सिंपल, बस इतना याद रखना है. अब इसके आगे एक और टॉपिक है जिसका हम यूज करेंगे. ठीक है, आइंस्टीन का इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर रिलेशन सुना है क्या आप लोगों ने? Yes. ठीक है, व्हाट डज इट से, व्हाट डज इट से, क्या होता है? आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, E is equal to mc square. ओके ठीक है, रिलेशन. व्हाट डज इट से, क्या मतलब है इसका, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर का? बहुत बहुत फेमस इक्वेशन है. आइंस्टीन का नाम आते ही कहीं पे सबसे पहला इक्वेशन ये आता है, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर. और इस पे 2019 में, 2020 में और इस बार नीट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, एमसी स्क्वायर. व्हाट डज द मीनिंग ऑफ दिस? एंड मास एनर्जी रिलेशन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कोई बता सकता है? कैन मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ चले तो. नहीं, स्पीड ऑफ लाइट की बात नहीं, इट इज एनी फिनोमेना. जरूरी नहीं स्पीड ऑफ लाइट की बात है, किसी भी फिनोमेना में. देखिए हम लोग क्या पढ़ते थे, हम यही पढ़ते थे कि कंजर्वेशन ऑफ मास में हम क्या पढ़ते थे, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. यही पढ़ते थे क्या? Yes, sir. ठीक है, यानी टोटल मास बिफोर रिएक्शन विल बी इक्वल टू टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन. इसी तरह हम एनर्जी वाले में भी पढ़ते थे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी बिफोर रिएक्शन विल बी एनर्जी आफ्टर द रिएक्शन. लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हुआ और फाइंड किया, आइंस्टीन ने उसको मैथमेटिकली रिलेशन भी दिया कि मास को एनर्जी बनाया जा सकता है और एनर्जी को क्या बनाया जा सकता है? मास. दिस इज नोन एज मास एनर्जी इक्विवेलेंस. तो आइंस्टीन ने बोला कि जो मास है ना किसी ऑब्जेक्ट का, दैट इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. कि हम अगर किसी मास को खत्म कर दें, मास खत्म करने का मतलब समझ रहे हैं क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? फॉर एग्जांपल आपने कोयला जलाया, तो कोयला जलने के बाद उसके अंदर जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, वो निकलती है, लेकिन उसका मास तो राख बन जाता है ना, कि मास गायब हो जाता है. जी बताइए. अब अगर आप किसी क्लोज कंटेनर में आप जो है आग लगा दे, कोयला रख के 1 किलो, आग जलने के बाद पूरी एनर्जी, अगर फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसे बताइए, फॉर एग्जांपल यू टेक अ क्लोज कंटेनर, उसमें ऑक्सीजन भर दिया आपने, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है रिएक्शन ही खत्म हो जाएगा. और आपने इसमें क्लोज कंटेनर रख के एंड यू जस्ट बर्न अ कोल को जला दिया आपने. आफ्टर द रिएक्शन व्हाट डू यू फाइंड? कि मान लेते इसमें होल भी कर लिया, होल करने के बाद उसकी एनर्जी वगैरह बाहर चली गई. आफ्टर बर्निंग ऑफ द कोल डू यू फाइंड एनी चेंज इन द मास और मास विल रिमेन सेम? कोल, जल्दी बताओ भाई, क्या लगता है आपको? कोल चेंज आएगा. क्यों चेंज आएगा भाई? क्या मास उसका क्यों चेंज आएगा? क्योंकि मास एनर्जी में चेंज हो गया. नहीं, इसमें यहाँ पे मास एनर्जी में चेंज नहीं होगा. हियर तो ये सिंपल बर्निंग प्रोसेस, सिंपल कंबशन रिएक्शन है. आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशन तो कहीं और लगाएंगे, तो हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो एनर्जी निकल रही है उसके अंदर से, उसका मास थोड़ी खत्म हो रहा है भाई. जो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स है वो कम हो गए क्या?
भाई अगर मैं कह रहा हूँ किसी रिएक्शन में C प्लस, फॉर एग्जाम्पल हमने एक रिएक्शन लिया, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू, मीथेन को हमने बंद किया CH4 प्लस O2, क्या मिलेगा मुझे? CO2 प्लस H2O। बैलेंस मैं कर लेता हूँ, बैलेंस है क्या ये रिएक्शन? बैलेंस नहीं है, 2 तो 2 इधर लगा देता हूँ 3, बैलेंस हो गया क्या? बैलेंस हो गया? नहीं हो तो अच्छा, नहीं बैलेंस हुआ, ठीक है 2 लगाना पड़ेगा, 2 और 2 4, यहाँ पे लेट मी पुट इट 2 है, अब बैलेंस हो गया, ठीक है अब हो गया, अब ठीक है। अब ये बताइए कि अगर हम किसी डब्बे में मीथेन और ऑक्सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है समझिएगा, मीथेन और ऑक्सीजन को डाल के बंद कर दिया डब्बा और जला दिया, तो ऑक्सीजन है तो जल जाएगा। अब जलने के बाद हीट निकलेगी, तो जितना नंबर ऑफ कार्बन पहले था जलने से, उतना ही नंबर ऑफ कार्बन जलने के बाद है, जितने एटम्स हाइड्रोजन के पहले उतने हाइड्रोजन के बाद है। तो क्या कंटेनर के मास में कोई फर्क आएगा क्या? बिकॉज द नंबर ऑफ एटम्स तो उतने ही है ना, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी कंटेंट थी वो निकली है। मेरी बात समझ रहे क्या? यस सर। हाँ, एंड आप ये कह सकते हैं कि सर उसके उस सिस्टम के अंदर मीथेन प्लस ऑक्सीजन के अंदर जो एनर्जी थी वो निकल के बाहर चली गई, लेकिन सर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो वहीं पे, इसलिए मास रिमेन सेम। लेकिन तो इसीलिए हम बनाते हैं कि अभी से टोटल मास विल बी कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, मास क्या होगा? कंजर्व होगा। लेकिन कुछ फिनोमेना जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह ऐसे होते हैं कि ऑब्जेक्ट का मास भी खत्म हो गया, पता चला कार्बन जो है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना 14, और वो कुछ रिएक्शन होने के बाद कार्बन बन गया, तो इसमें मास खत्म हुआ कि नहीं? पहले मास नंबर कितना था? 14, अब कितना हो गया? 12। ये 2 जो लॉस हुआ वो कहां गया? वेयर हैज बीन दिस गॉन? डब्बे के अंदर तो है नहीं और बाहर भी नहीं गया। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस कि कार्बन कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, मीन सब कुछ डब्बे के अंदर ही है। लेकिन अगर हमने कुछ ऐसा रिएक्शन किया, एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी रिएक्शन की बात कर रहा हूं, जिसमें कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ कि नाइट्रोजन कार्बन बन गया, लॉस उसका हो गया, तो ये जो 2 एटॉमिक मास नंबर का लॉस हुआ वो कहां गया? हमको डब्बे के बाद। यस, तो अब दैट लॉस इन द मास हैज बीन कन्वर्टेड टू एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, दिस इज द मास एनर्जी रिलेशन। तो ऐसे रिएक्शन को हम मास एनर्जी रिलेशन में, तो दैट वाई इसको हम बेसिकली एम, तो ये मास क्या है? दिस इज नोन एज मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ? वो मास जो खत्म हुआ और खत्म होके डिस्ट्रॉय होके किसमें कन्वर्ट हुआ? एनर्जी में। मेरी बात समझ में आ रही सबको? दैट इज द मास एनर्जी इक्वल। उसी तरह एनर्जी को हम कंडेंस करके हम मास बना सकते हैं, उल्टा मान लें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको म्यू लिखते हैं, इसमें कितना होता है? 1.99 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। केमिस्ट्री का डेटा है, बताने की जरूरत नहीं आई हो। नहीं होता है। तो अब अगर हम इस आइंस्टीन की मास एनर्जी, आई होप आपको सबको समझ में आया क्या कि व्हाट इज आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन? यस सर। मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। मास एनर्जी के कन्वर्ट होने का मतलब है कि मास डिस्ट्रॉय हो जाए। डब्बे के अंदर पहले नाइट्रोजन था, अब कार्बन मिल गया, डब्बा पैक था। आप पूछेंगे सर ये 2 मास नंबर गए कहां? वेयर दे आर लॉस्ट, दे, क्योंकि बाहर, तो आप क्या बोलेंगे? दे हैव बीन कन्वर्टेड टू एनर्जी। ठीक है, तो if I will calculate the according to the Einstein's mass energy relation is equal to mc square, तो जरा इसका एनर्जी कैलकुलेट करिए। यहाँ पे m रखिए 1.99 इंटू 10⁻⁻27 इंटू c कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। जब आप इसको रख के सॉल्व करेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आता है कि अगर हम एक एटॉमिक मास यूनिट मास को 1 mu 1 एटॉमिक मास यूनिट, मतलब mu का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। इसका दूसरा नाम क्या है, कोई बता सकता है? यूनिफाइड मास भी बोलते हैं क्या इसको? यस सर। ठीक है, तो अगर मैं इतने मास को 1 AMU को, एटॉमिक मास यूनिट को कन्वर्ट करूं एनर्जी में, उसको किसी रिएक्शन के जरिए, तो हाउ मच एनर्जी विल गेट? तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डेटा आप याद रखिए, सॉल्व करेंगे और आई होप आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मतलब होता है। यस सर। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जूल में मिलेगा,
1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड कर देंगे, वो कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट को जब आप कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में, तो यूजिंग द रिलेशन ऑफ आइंस्टीन मास एनर्जी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होगी। Yes, sir. ठीक है, बात समझ में? हाँ बोलिए बोलिए। मतलब कि एक मास नंबर जब एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो 931 मेगा इलेक्ट्रन वोल्ट एनर्जी में, हाँ आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको अभी। आप अगर आपके पास कैलकुलेट, इसको डिवाइड करिए, विल गेट दैट। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन देता हूँ, हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इफ आई फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की न्यूक्लियस की बात करें, हाइड्रोजन न्यूक्लियस, तो हाइड्रोजन की न्यूक्लियस में सिर्फ क्या होता है? 1 प्रोटॉन। ठीक है, यही तो होता है। अगर हम हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को बर्न कर दे, बर्न का मतलब वो वाला बर्न नहीं कह रहा हूं मैं, कंबशन वाला बर्न नहीं कह रहा, हाइड्रोजन से रिएक्शन। देखिए, अब मैं जब भी बर्न बोलूंगा तो एक तो केमिस्ट्री के हिसाब से बर्निंग का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन, है ना? यहाँ पे आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा मेरे भाई। ये कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, आप आगे देखेंगे, लाइक न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। किसी तरीके से आपने हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को रिएक्शन में डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय का मतलब समझ रहे हैं? उसको भस्म कर दिया, खत्म कर दिया। तो 1 प्रोटॉन अगर आपने एक हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को कन्वर्ट किया एनर्जी में, तो यू मस्ट बी नोइंग एक प्रोटॉन का मास 1 म्यू के बराबर होता है। प्रोटॉन का मास 1 म्यू होता है लगभग। कितना होता है? मैं 1 मिनट, एनसीईआरटी में डेटा दिया मुझे, इट इज 1.008 के अराउंड होता है। लेट मी राइट द डेटा, आप इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हाइड्रोजन का कितना होता है, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैं मास लिख दे रहा हूँ, यू जस्ट आप इसको 1 प्रोटॉन जो होता है वो है 1, हाँ याद आ गया, 1.0072 म्यू के बराबर होता है। ये याद कर लीजिए, बिकॉज ये क्वेश्चन वैसे तो एग्जाम में दिए रहेंगे, नहीं दिए रहेंगे तो आप इसको याद रखिएगा। और नाइट्रोजन होता है 1.00886 म्यू, और इलेक्ट्रॉन होता है 0.000055 म्यू। प्लीज रिमेंबर दिस डेटा। तो आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रफली 1 म्यू मान सकते हैं। ये डेटा याद रखिएगा, प्लीज रिमेंबर दिस डेटा। 1 म्यू कितना होता है? 1.6 into 10⁻⁹ तो अगर आप एक हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, तो 1 म्यू, एंड आप mc स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, तो यू आर गोइंग टू गेट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। जूल में कन्वर्ट करेंगे तो मेगा का मतलब हुआ 10⁶, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हुआ 1.6 into 10⁻⁹ जूल। सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 1 म्यू का एनर्जी इक्विवेलेंट। हाँ जी, चले? Yes. ठीक है। अब देखिए एक बाइंडिंग एनर्जी का मतलब याद है? बाइंडिंग एनर्जी जो मैंने कल के क्लास में, बाइंडिंग एनर्जी, यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, हाँ बोलिए। सर जब इनफाइनाइट से लेके कोई ग्राउंड स्टेट पर आती है कोई चीज, जरूरी नहीं ग्राउंड स्टेट पे, किसी भी स्टेट पर। हाँ, वेरी गुड। कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को आप इंफिनिटी, मतलब कि फ्री स्टेट बोल सकते हैं, इंफिनिटी को फ्री स्टेट बोल सकता हूँ क्या? यस सर। फ्री स्टेट से आप जब उसको बाइंड करते हैं एटम के अंदर, तो इट इज रिलीजिंग सम एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। इसी तरह व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी? कि उसी इलेक्ट्रॉन को फ्री स्टेट में ले जाने के लिए आपको उतनी एनर्जी देनी होगी, दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। तो देखिए एक्सपेरिमेंटली ये अगर हम हाइड्रोजन के, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की बात करें, तो हम व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन? 816। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? यस जी। इफ आई विल सी द न्यूक्लियस, अगर उसके न्यूक्लियस की बात करूं तो 8 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन होते हैं। बात समझ में आ रही क्या? तो अगर हम हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का मास की बात करें, मास ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन न्यूक्लियस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, जेईई मेंस का आया हुआ, मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस। तो दैट मस्ट बी 8 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। यही तो होना चाहिए, 8 न्यूट्रॉन होते हैं। Yes, sir. 8 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, mn लिख दूं क्या, प्लस 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है जरा बताइए तो, पीछे से देख क्या,
1.67 into 10 raised to power 1 पॉइंट नहीं 1 पॉइंट डबल, हाँ वो तो म्यू के टर्म में बताया, म्यू के टर्म 1.008 आया क्या? यस सर 86 से 88 क्या है यार? 86 म्यू। और प्रोटॉन का कितना? 8 इंटू 1.0072 म्यू। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, मैं एनसीईआरटी में डेटा है, मैं टाइम सेव करने के लिए मुझे इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट समथिंग 16.1 टू 16.1274 म्यू, ये मिल रहा है 8 प्रोटॉन। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का मास डिटरमाइन किया गया, एक्सपेरिमेंटली, कौन सा एक्सपेरिमेंट, किस एक्सपेरिमेंट के जरिए मास डिटरमाइन करते हैं, कोई बता सकता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट जिससे हम एटॉमिक न्यूक्लियस को या एटम का मास डिटरमाइन करते हैं? किस वो एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? एनीवन इन द क्लास? ऐसा तो है नहीं कि न्यूक्लियस को निकाला तराजू पे रख के तौल दिया, हाँ भाई आलू की तरह। कैन यू डू लाइक दैट? सर ऑयल ड्रॉपलेट, ऑयल ड्रॉपलेट से हम चार्ज निकालते हैं। वेरी गुड, अच्छा लगा कि आपको कम से कम एक इंफॉर्मेशन थे। वहां से हमने चार्ज टू मास रेशियो निकाला था। मिल्कियंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं क्या? यस सर। हाँ, उसमें हम जो बेसिकली हम वी कैलकुलेट द चार्ज, इलेक्ट्रॉन की चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, चार्ज निकालते हैं, चार्ज की वैल्यू। विच एक्सपेरिमेंट? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, याद रखिएगा, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। किस जाकर नेट पे देखिएगा कि क्या होता है ये मास कैसे डिटरमाइन करते हैं, एटम्स का, न्यूक्लियस का या किसी भी एटम का मास। द एक्सपेरिमेंट इज, तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का मास निकाला गया तो दैट मास इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? कितना मिला? इट इज गिवन 15.9905 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। 09 ये आपको याद नहीं करना, ना ही मैंने याद किया, ना ही आपको याद करना है, कोई जरूरत नहीं है, बस समझने की बात है। आज तक मैं इतने साल से पढ़ा और कभी नहीं याद किया, वो अब भले आधा याद हो गया। अब देखिए थ्योरेटिकली कितना मास आना चाहिए ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का? थ्योरेटिकली हाउ मच? 16.127, और आ कितना रहा है इसके पास? 15 तो इसका मतलब कुछ मास की कमी है ना न्यूक्लियस में। थ्योरेटिकली अगर आपने 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन डाला तो इट मस्ट कंटेन 16.1274 अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन व्हिच इज गिवन देयर। मैं इस पे भरोसा कर ले रहा हूं कि ये मास आ रहा है 16 पॉइंट, और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। तो ये जो डिफेक्ट आया है इसको हम बोलते हैं क्या? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, ये जो मास डिफेक्ट है, क्या समझते हैं इसको? जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग थे तो उनका मास कितना था? 16.1274 म्यू, and when they are combined together to make a nucleus of oxygen, how much mass they are having now? 15.9। ये बीच का मास जो खत्म हो गया, कहां? कुछ आइडिया दे सकते हैं कहां गया? एनीवन प्लीज? अभी से, हाँ, यस, वेरी गुड। इट मींस वो मास डिफेक्ट, ये मास जो डिफेक्ट हुआ यानी कमी हुई, दैट इज कन्वर्टेड टू एनर्जी। किसमें कन्वर्ट हुआ? एनर्जी में। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। मेरी बात सुनिए गौर से, कि अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करें, न्यूक्लियस की बात करें, अलग अलग है तो उनका मास कुछ होगा। इफ यू ब्रिंग देम क्लोजर एंड ट्राई टू कंबाइन देम, ट्राई टू कंडेंस देम इनटू अ सिस्टम, ये तो आपको पता चला कि भाई मास कम है। इट मींस क्या आप कह सकते हैं कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन पास आए थे न्यूक्लियस बनाने के लिए तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी। yes. और उसी रिलीज फॉर्म ऑफ एनर्जी का नाम क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। जैसे जब इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी की बात की तो हमने क्या बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन को फ्री स्टेट से आप न्यूटन के अंदर बांधने के लिए ले आएंगे तो फिर रिलीज सम एनर्जी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी। तो फर्स्ट स्टेट का कुछ और था, सेकंड का कुछ और था, थर्ड का कुछ और था, इस तरह ग्राउंड का कुछ और था। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। यस सर। ठीक है, तो इट मींस फ्री स्टेट में न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास कुछ और होगा और कंबाइंड स्टेट में न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास क्या होगा? कुछ और। अब मुझे ये बताइए कि ऐसा पॉसिबल है कि एक्सपेरिमेंटली जो मास आए वो थ्योरेटिकल मास से ज्यादा हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? नो सर। नो। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ इसका मतलब एनर्जी उसने गेन की है।
ऐसा होने का मतलब क्या है? थ्योरेटिकली मान लीजिए आपने कैलकुलेट किया 16.12744 और एक्सपेरिमेंटली आपने उसका मास कैलकुलेट किया, वो आ गया 16.2। इज दिस पॉसिबल? सर No, नो, क्योंकि सर उसमें हम हाँ बोलिए, वैसे बहुत सही बोल रहे हैं, बोलिए क्या कह, क्योंकि क्योंकि हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइन करना, ना कि उनको अलग करना। जी हाँ, जब कंबाइन कर रहे, अगर आप मान लेते किसी ने कहा कि ज्यादा आ गया 16.2, तो वो ये कहना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ने एनर्जी गेन की है और गेन करके मास बना ली, यही कहना चाह रहा है क्या? Yes, अगर sir. कोई बोले, और अच्छा ये बताए, जब कोई सिस्टम एनर्जी गेन करता है तो स्टेबल होता है अनस्टेबल होता है? unstable. अनस्टेबल। तो Unstable. आप तो ऑफ कोर्स, तो न्यूक्लियस अगर स्टेबल होना चाहता है तो वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी निकाले या फिर गेन करे? सिंपल से लॉज है, टू गेट स्टेबल यू मस्ट रिलीज एनर्जी। स्टेबिलिटी का बहुत गहरा ताल्लुक है किससे? एनर्जी के रिलीज से। तो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा क्या? Yes, sir. ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ज्यादा न्यूक्लियस स्टेबल होगा। Yes. Yes. सिंपल, मेरी बात समझिए। तो नो, आप लिखिए कुछ मास डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ, एक एक टर्म अब समझ गए, लिखते हैं। अगले स्लाइड पे चलें क्या हम? Yes. ठीक है, मैं लिखता हूँ मास डिफेक्ट। तो व्हाट इज मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट, तो मास डिफेक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं डेल्टा एम इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोटॉन जेड इंटू, मान ले कोई हमने न्यूक्लियस लिया, उसका एटॉमिक नंबर जेड है और मास नंबर ए है, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही होगा क्या? क्योंकि Yes. प्रोटॉन्स कितने होते हैं? जेड मास नंबर के, सॉरी एटॉमिक नंबर के बराबर, और न्यूट्रॉन कितना होता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, विच इज जेड, ए माइनस जेड। ठीक, ये तो आई होप ये तो समझ में आ रहा होगा सभी को। माइनस मास ऑफ एक्सपेरिमेंट, यही आपके पास मास डिफेक्ट है क्या? You will calculate the mass from the proton and neutron और उसको एक्सपेरिमेंटल मास से माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आ रहा है that has been converted into energy। तो यहां से अगर हम एनर्जी निकालें, बाइंडिंग एनर्जी, तो क्या ये बाइंडिंग एनर्जी हमें डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर मिल रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब मैं जो है इसमें वैल्यू दिखाऊं, एनसीईआरटी में कैलकुलेट करके ठीक नहीं दिया हुआ। तो दिस इज, तो मोर बाइंडिंग एनर्जी, तो अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? बाइंडिंग, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब हुआ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन्स आर असेंबल्ड। देखिए असेंबल हम करते नहीं है, ये तो हम एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि द न्यूक्लियॉन्स आर कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी। एक्चुअली वो तो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, हम उसको समझने के लिए इमेजिन कर रहे हैं कि वो इंफिनिटी से आ रहे हैं। इट्स आवर इमेजिनेशन। व्हेन न्यूक्लियॉन्स आर असेंबल्ड इन न्यूक्लियस फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम फ्री स्टेट बोल सकते हैं। इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ? फ्री स्टेट मींस उनके बीच में जब कोई फोर्स नहीं लगा था, फ्री स्टेट। ठीक है, Yes, sir. दिस इज द मीनिंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। मोर बाइंडिंग एनर्जी मोर स्टेबल, सिंपल। मोर बाइंडिंग एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज, अच्छा जितना ज्यादा मास डिफेक्ट होगा, मोर मास डिफेक्ट, मोर बाइंडिंग एनर्जी। मोर बाइंडिंग एनर्जी का मतलब उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज किया है, मोर बाइंडिंग एनर्जी, तो उसको तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आई कैन से दैट इट विल बी मोर स्टेबल, सिंपल। ठीक है, Yes. ठीक है, चले। अब एक ग्राफ एक्सपेरिमेंटल देखिए, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटली प्रूव की गई हैं। आई होप आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया हुआ, चले आगे उसको सॉल्व करवाते हैं आपको। मैं मूव ऑन। Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन कराते हैं, देखिए प्लीज नोट दिस। मास डिफेक्ट का क्या मतलब है? बाइंडिंग एनर्जी पर क्या क्या मतलब है? यहां से एक टर्म आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बस ये लिख लीजिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। पर न्यूक्लियॉन का मतलब है कि आप टोटल बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का मास नंबर 20 है, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकाला मास डिफेक्ट से,
और उसको आप जो है EBL लिखते हैं, टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर, दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है दैट इज बाइंडिंग, टोटल बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है, हाउ मच बाइंडिंग एनर्जी हैज बीन रिलीज फॉर वन न्यूक्लियस, वन न्यूक्लियन। ओके, मैं मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए यहां से हमारे पास कहां पे गया, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, 2020 में पूछा गया, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर टिन, मास नंबर दे रखा है, एटॉमिक नंबर दे रखा है, प्रोटॉन का मास दे रखा है, न्यूट्रॉन, देखिए याद करने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बस, प्लीज बट डू दिस। एंड द मास ऑफ टिन भी दे रखा है, एक्सपेरिमेंटली उसने कैलकुलेट किया मास ऑफ टिन, 2020 का प्रॉब्लम है, कैलकुलेट करिए, नेट से आंसर नहीं चाहिए मुझे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, टोटल बाइंडिंग एनर्जी नहीं पूछा, पर न्यूक्लियन। यस, जो आपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला एक बार फिर से समझाना। बस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब है कि आपने देखिए यहाँ पे टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकाली, ये डेल्टा MC स्क्वायर से, ठीक है, ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, उसी को उसके मास नंबर से डिवाइड कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कैल्शियम के अंदर 40 मास नंबर होता है, 40 न्यूक्लियन है, तो आपने जो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट की वो सभी टोटल की है, तो मैं भाई पर न्यूक्लियन की बात करूंगा तो इट इज गोइंग टू गिव मी। प्रकुल इतना जल्दी सॉल्व कर लिया आपने, ग्रेट भाई, अभी तो इतना फास्ट कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करते तो भी ना आता, ट्राई टू। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, करना। हाँ एक मिनट, ठीक है, मैं समझ में आया क्या आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइंडिंग पर न्यूक्लियन, क्वेश्चन बताना। यस, ये रहा आपके पास, ठीक है, बहुत सिंपल है। पहले आप कैसे करेंगे, मास डिफेक्ट निकालेंगे, मास डिफेक्ट से टोटल बाइंडिंग एनर्जी और फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड करेंगे, दैट इज गोइंग टू गिव यू द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इट इज अ लिटिल बिट कैलकुलेटिव, कैलकुलेट करिए, थोड़ा सा पेन आपको चलाना पड़ेगा, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, घबराइए नहीं, थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड, अच्छा आप ना 3 3 4 4 यू जस्ट टेक ना 3 डिजिट तक ले लीजिए, काम हो जाएगा, डोंट टेक दिस मच, इतना लंबा लेने की जरूरत नहीं, 3 डिजिट तक लेंगे, एक रफ आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग द ऑप्शन, पॉइंट में गलती हो गई, ठीक है, हाँ, तो यस इट्स रफली कमिंग, एक आइडिया ले लेंगे तो 8.5 के करीब आएगा, बिल्कुल सही,
देखिए कितने लोग का यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड डी। तो इट्स नॉट दैट, देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। फोर्थ, वेरी गुड, 6-7 लोगों ने सही आंसर दिया। तो लेट मी हेल्प यू। तो सबसे पहले आपने मास डिफेक्ट कैलकुलेट किया होगा, डेल्टा एम। यस सर। डेल्टा एम निकाला होगा आपने। यस। इट्स 50 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन विच इज 1.0078 प्लस माइनस किया 120 माइनस 50 न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 70। 70 इंटू 1.0086, दिस इज योर टोटल मास विच इज थ्योरेटिकल मास माइनस मास ऑफ द 119 which is 119.902 लेते हैं। सर तो 9021 लेना है, मतलब इसको छोड़ हाँ दीजिए। ठीक, कोई बात नहीं। देखिए ये तो आपके जितना ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा मल्टीप्लाई करना होगा। 3 डिजिट तक, मैं 4 डिजिट तक ले रहा हूँ, ठीक है। नो नीड टू टेक दिस मच, एक आइडिया मिल जाएगा आपको। तो डेल्टा टाइम इसको सॉल्व करने के बाद कितना है, किया क्या आपने? सर 1.99 आया, वैसे 2 ले लीजिए। 1 पॉइंट, सर मतलब 15 2 उसको करके। सॉरी आपने क्या बोला? सर 50 को करके या फिर आंसर? 50 को सर मतलब मास डिफेक्ट कितना आंसर कितना है? 1016.0 मास डिफेक्ट आप क्या करेंगे, टोटल नंबर, ये क्या है, ये मैं प्रोटॉन का मास निकाल रहा हूँ, प्रोटॉन है। नो सर, 50 मैं पूछ रहा हूँ कि आप 15 into 1.00 की कैलकुलेशन पूछ रहे हो या फिर नहीं टोटल, मैं टोटल आंसर पूछ रहा हूँ। फॉर व्हाट यू आर गेटिंग? 1.99 1.99, ठीक है। मैं आस्किंग 1.99 आ गया, आपने सॉल्व किया। तो यहां से एनर्जी निकाल लिया होगा, टोटल बाइंडिंग एनर्जी 1.99, ये म्यू आया। और एक म्यू की एनर्जी आपको याद भी और इसने दे भी रखा 931, तो इंटू 931 कर दिया होगा। तो डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करेंगे, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट मिल जाएगा। हाउ मच यू आर गेटिंग दिस मल्टीप्लाई करने को? इसको किया 1.99 इंटू 931, हाउ मच, कितना आ रहा है? लेट मी डू इट, मैं आपको एग्जाम में तो कर लीजिएगा, एग्जाम में टाइम होता है। आप 1.99, इट इज कमिंग आउट टू बी रफली 1.1852.69 आ रहा है। तो ये आ गया मेरे पास टोटल बाइंडिंग एनर्जी। बट द क्वेश्चन आस्किंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ रहा है। पर न्यूक्लियन का मतलब टोटल न्यूक्लियस से डिवाइड कर दो। 931 ये कितना आ रहा है? मेरा तो 1852 आ रहा है भाई। 1020 ये सही है कि नहीं? चलो मैं चेक करता हूँ एक मिनट। 1.0078 प्लस इंटू मल्टीप्लाइड 50, इट इज कमिंग आउट टू बी 50.39 प्लस 70 इंटू 1.0086 70.602 ऐड कर दो इसमें 50.39 आई एम गेटिंग 120.992 माइनस कर दूं 119.9021, आई एम गेटिंग 1.089 ना, आपने गलत बता दिया मुझे। इट इज नॉट 1.99, इट इज 1.09 है ना, ये 1.089 आ रहा है। इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर से, आप अभी कर सकते हैं क्लास के अंदर, वैसे एग्जाम में तो नहीं अलाउड होगा। तो व्हेन यू विल सॉर्ट इट, इट इज कमिंग 1020 करीब दिख रहा है मुझे। तो 931 इंटू 1.089, यस 1034 के करीब आ रहा है मेरा आंसर। 1013.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। इसको डिवाइड कर दूं मैं कितने से? 120 से, तो आई एम गेटिंग 8.47 समथिंग। ठीक है, ये कितना आ रहा है भाई? 8.47। तो कौन सा ऑप्शन नियरेस्ट ऑप्शन इज विच वन? 8.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, दैट इज डी ऑप्शन। तो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना इसमें। देखिए लेकिन आप 4 नंबर अपने लूज कर जाएंगे अगर आपने कैलकुलेशन में जरा सी कोताही की। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का। यस ठीक है, अब एक बात, एक और छोटा सा न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर एक कंसेप्ट देखिएगा, कहाँ गया? अच्छा, ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कैलकुलेट कर लेंगे आप? यस। देखिए इसमें क्या दे रखा, मास ऑफ, इसमें कितने हाइड्रोजन, आपको हाइड्रोजन मतलब होता है प्रोटॉन। हम कभी कभी ना क्वेश्चन में प्रोटॉन को हाइड्रोजन भी बोलेगा, बिकॉज हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन ही तो होता है। तो दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन एंड दिस इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये दे रखा मास ऑफ नाइट्रोजन। तो 7 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कर दे प्लस 7 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कर दे, टोटल को माइनस कर दे, टोटल मास ऑफ नाइट्रोजन, यू विल गेट डेल्टा मास डिफेक्ट। एनर्जी के निकालने के लिए डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर करेंगे, यू विल गेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। पर न्यूक्लियॉन की बात करेगा 14 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा।
Yes, sir. ठीक है, अब देखिए एक ये कर्व, एक आपके पास एक कर्व मिलता है, एक्सपेरिमेंटल कर्व। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कर्व एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ इस कर्व से देखिए तो आपको क्या मिल रहा है। अच्छा, जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा न्यूक्लियस? Yes. Okay, more binding energy means more amount of energy has been released to bind the nucleus. It means more will be the stability. अब यहां से अगर इस ग्राफ को देखूं मैं, तो जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर बढ़ा रहे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ रही है घट रही है? देखिए मास नंबर को मैं इंक्रीज करूं, हाइड्रोजन, लिथियम, नाइट्रोजन, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ता जा रहा है क्या? यस सर। एंड आफ्टर दैट इट इज डिक्रीजिंग। आफ्टर दैट, तो कहने से दिस रीजन is the most stable nucleus. Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये रीजन आ रहा है करीब 30 से लेके 70 के बीच में, 30 से लेके 80 के रेंज में आता है। तो बाइंडिंग एनर्जी जो न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। अब यहां से न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन का कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, अगर मास नंबर हम बहुत ज्यादा कर दें तो भी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। और अगर मास नंबर बहुत कम कर दें तो भी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो व्हाट डू वांट टू से, अगर हम चाहते हैं फॉर एग्जांपल, अगर किसी का कोई एलिमेंट इस रेंज में है, इस रेंज में यहां पे, तो अगर ये स्टेबल होना चाहता है तो अपने आप को, अपने न्यूक्लियस को ब्रेक करे, ब्रेक करके लाइट हो जाए या गेन करके हैवी हो जाए? सब ब्रेक करके लाइट हो जाए। करके आते, तो इट शुड गो टू दिस रीजन। इट मींस इट शुड ब्रेक सो दैट इट बिकम लाइटर। लाइटर होगा तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अगर इस रेंज में क्या लगता है आपको, फिजन होगा न्यूक्लियस का या फ्यूजन होगा? Fission. फिजन होगा। वेरी गुड, याद रखिएगा कि फिजन हैवी न्यूक्लियस का होता है, बिकॉज एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन कैलकुलेटेड दैट आफ्टर दिस रेंज द बाइंडिंग एनर्जी इज मोर, बाइंडिंग एनर्जी लेस हो रहा है। तो अगर वो स्टेबल होना चाह रहा है तो द न्यूक्लियस विल ब्रेक एंड इट विल ब्रेक इनटू दीस एलिमेंट्स। अच्छा, अगर हम इस रेंज की बात करें ना, यहाँ पे अगेन इट इज स्टेबल और अनस्टेबल? लेस स्टेबल। अगर ये चाहता है, ये एलिमेंट चाहते हैं कि हम और ज्यादा इनका न्यूक्लियस स्टेबल हो जाए, यू वांट टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ दिस न्यूक्लियस, तो दे शुड गो टू दिस रेंज, हायर बाइंडिंग एनर्जी। तो दे शुड इंक्रीज देयर मास नंबर। मास नंबर इंक्रीज करने के लिए क्या करें? दे शुड ब्रेक और ज्वाइन, न्यूक्लियर फ्यूजन। द न्यूक्लियस शुड ज्वाइन, मींस लाइटर नाइट्रल न्यूक्लियाई ज्वाइन करके हैवियर न्यूक्लियाई बनेंगे, तो देयर बाइंडिंग एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। अब बोर्ड भी देंगे तो इसमें पूछ सकता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिजन एंड फ्यूजन बेस्ड ऑन द बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो ये याद रखिएगा, ये कर्व बनाइएगा झटपट से एक लाइन का, जस्ट ड्रॉ दिस कर्व एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस कि वेरी हाई मास नंबर एलिमेंट्स हैव लेस बाइंडिंग एनर्जी एज कंपेयर टू दिस, एंड वेरी लो आल्सो हैव लेस बाइंडिंग एनर्जी। तो फिजन क्या होगा? हैवी का, फ्यूजन क्या होगा? लाइटर का, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। चलें आगे। यस सर। ये डायग्राम एक बार, ये रफ डायग्राम बना लीजिए अपने कॉपी में, प्लीज ड्रॉ द रफ डायग्राम। एक रफली खींच के फिजन फ्यूजन लिख दीजिए। हैवी एलिमेंट ब्रेक इनटू लाइटर टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, लाइटर ब्रेक इनटू कंबाइन। ठीक है, बना लिया? एवरीवन डन विद दिस? यस। ठीक है, अब देखिए स्क्रीन पे ये आपको, ये देखिए ये जो ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ को पढ़िए जरा। एक्सप्लेन, मैंने क्वेश्चन तो उसका आंसर भी है, आपको इस क्वेश्चन से बहुत कुछ अंदाजा हो जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकाला मैंने, है ग्राफ हैज बीन गिवन टू यू। ओके, पर न्यूक्लियॉन हैज बीन गिवन टू यू एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द, एक्सप्लेन द फ्यूजन एंड फ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। तो ए का न्यूक्लियस से क्या होगा? फिजन एंड इट विल ब्रेक इनटू बी इनटू सी, ताकि स्टेबल हो जाए। यस सर। यस सर। और पी क्यू का जो होगा वो क्या होगा? फ्यूजन, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आर में, सो दैट द बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज। और इन दोनों प्रोसेस में बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सर जो पी एंड किया हुआ है वो अब बी एंड सी में भी चेंज हो सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स वो बी और सी भी बन सकते हैं, लेकिन सबसे नियरेस्ट, अब ऐसा तो भाई एक मिलाएंगे तो 2 ही बनेगा, 20 तो बनेगा नहीं। Yes. भाई मैं कह रहा हूँ कि एक लाइट एलिमेंट है जिसका मास नंबर है 2, दूसरा जिसका मास नंबर है 2, तो मिलाने के बाद 4 ही बनेगा ना, 50 थोड़ी बन जाएगा। Yes, sir. आई होप अब आपको समझ में आ गया क्यों वो बी और सी पे नहीं जा रहा है, क्यों आर पे जा रहा है। तो दिस इज माय फ्यूजन प्रोसेस एंड दिस इज माय फिजन प्रोसेस। दिस इज टेकिंग प्लेस टू इंक्रीज द बाइंडिंग एनर्जी एंड टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। चलिए, ये हो गया सारा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेडियो एक्टिविटी।
समझ में आया कि बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट एंड एवरीथिंग? Yes, sir. So, Now put down the heading. Yes, radioactivity. 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 ठीक है, कोई बता, एनीथिंग यू वांट टू से अबाउट रेडियोएक्टिविटी? क्या होती है रेडियोएक्टिविटी? बहुत शॉर्ट में बताऊंगा मैं, बहुत शॉर्ट में। रेडियोएक्टिव मटेरियल से अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल। हाँ ठीक है, बिल्कुल, ये तो आप एग्जांपल दे रहे हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, दिस इज द रेडियोएक्टिविटी प्रोसेस। एनीथिंग एल्स? sir, जो मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स जो बड़ी जल्दी जो अपनी रेडिएशन एमिट करते हैं, रेडिएशन इमिट करें, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखिए जरा, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया बैकरल, हेनरी बैकरल एक साइंटिस्ट थे, एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर किया। थोड़ी सी हिस्ट्री जानना बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपने शायद पढ़ा भी होगा। उन्होंने क्या किया, यूरेनियम, समझते यूरेनियम को सॉल्ट दिया, यूरेनियम को सॉल्ट, उसकी, और उस टाइम तक उस टाइम हेनरी बैकरल जो स्टडी कर रहे थे, उस टाइम तक ये सब नहीं पता था कि ये रेडियोएक्टिविटी क्या होती है, न्यूक्लियस क्या होता है, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन किसी को नहीं पता था, कुछ भी नहीं जानते थे। तो उन्होंने यूरेनियम सॉल्ट लिया, और उस टाइम ये पता चला था कि यूरेनियम सॉल्ट जो होता है ना, ये ग्लो करता है, जिसको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस का मतलब होता है लाइट में रखने के बाद, आप जब एक बार रोशनी मिलेगी अंदर आए तो अंधेरे में लाने के बाद भी ग्लो करना था। एंड ही वाज स्टडीइंग समथिंग फॉस्फोरेसेंस ऑफ द यूरेनियम सॉल्ट, क्योंकि यूरेनियम उस टाइम फॉस्फोरेंट, अभी भी यूरेनियम का सॉल्ट, फॉस्फोरेसेंस का मतलब समझें क्या आप लोग, कि एक ऐसा मटेरियल जिसको आप लाइट में रखें तो ग्लो करना शुरू कर दे, आप अंधेरे में लाएंगे तो भी ग्लो करेगा। तो व्हाट इट टेक, उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट लिया, फोटोग्राफिक प्लेट, और फोटोग्राफिक प्लेट समझते हैं नेगेटिव वगैरह जिस पर रेडिएशन पड़ती है तो व्हाइट हो जाता है, फोटोग्राफिक प्लेट। तो बैकरल का कोई इरादा नहीं था, बैकरल तो जानता भी नहीं थे, ही वाज नॉट नोइंग व्हाट इज रेडियोएक्टिविटी, कुछ जानते भी नहीं थे, वो फॉस्फोरेसेंस को स्टडी कर रहे थे। कौन सा प्रोसेस? फॉस्फोरेसेंस स्टडी कर रहे थे, किस पे? फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो जब वो यूरेनियम सॉल्ट रख रहे थे तो वो देख रहे थे कि वो फोटोग्राफिक प्लेट पे कुछ इमेज बन रही थी, एंड ही वाज डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। वो क्या एक्सपेरिमेंट था मुझे नहीं पता, और मैंने कभी किताबों में पढ़ा भी नहीं, बस मुझे ये लिखा है कि भाई ही वाज डूइंग समथिंग फोटो ऑन द फोटोग्राफिक यूजिंग यूरेनियम सॉल्ट। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद रात में जब वो घर जाने लगे तो उन्होंने अपने टेबल के ड्रॉअर के अंदर, स्टोरी पता है क्या किसी को? no, sir. नहीं पता ये स्टोरी कैसे था। अब देखिए ना, आप देखिए दुनिया के कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस कैसे हुआ। तो बैकरल ने ना ये प्रोसेस, कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बैकरल साइंटिस्ट? फॉस्फोरेसेंस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और वो फोटोग्राफी प्लेट को स्टडी कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ सम दिस। उस टाइम पता भी नहीं था कि यूरेनियम, थोरियम, पोलियम ये सब रेडियोएक्टिविटी होते हैं। उन्होंने क्या किया, अपने टेबल के ड्रॉअर में यूरेनियम सॉल्ट को लपेट दिया कागज में, काले ब्लैक पेपर में हम आपको क्यों लपेटा उन्होंने, ताकि जो उसके लाइट निकल रही है, और उसी के अंदर उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट रखा। मेरी बात समझ रहे क्या? मतलब पहले प्लेट रख दिया और उसके बाद ब्लैक पेपर में उसको रैप करके रख दिया, ताकि अब कल आएंगे, कल परसों अपना आएगा फिर से एक्सपेरिमेंट, कई सारे फोटोग्राफिक प्लेट रख दी है, उसमें ब्लैक पेपर में लपेट के यूरेनियम सॉल्ट रख दिया। बट टू हिज एस्टोनिशमेंट, उनकी हैरानी क्या हुई जब वो आते हैं कुछ दिन बाद या अगले दिन, मुझे नहीं पता कब आए वो, तो ही वाज सीइंग यार फोटोग्राफिक प्लेट व्हाइट हो गया है। बड़ा हैरान, आप कुछ, वो कहने लगे यार मैंने तो इसको ब्लैक पेपर में रख दिया है, ड्रॉअर के अंदर भी रखा है, फोटोग्राफिक प्लेट व्हाइट तो तब होती है जब इस पे कोई लाइट पड़े। मेरी बात पहुंच रही क्या आप तक? Yes, sir. ठीक, कि फोटोग्राफिक प्लेट यार मैं ना, ये ड्रॉअर के अंदर है, तो भाई कोई सनलाइट भी नहीं पड़ सकती इसके ऊपर, और मैंने यूरेनियम को भी जो चमक रहा था उसको भी ब्लैक पेपर में कई बार लपेट दिया, थिक ब्लैक पेपर में, और दो, फिर भी यार ये व्हाइट हो गया। वो जाके पूछते हैं, एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं बुक्स में लिखा हुआ है वो, कि यार ऐसा तो नहीं, ताला मैंने रूम में लॉक भी लगा दिया था, कि अपने फिर भी पूछते हैं कि यार कोई था क्या जिसने मेरा फोटोग्राफिक प्लेट निकाला था, नहीं वो कि नहीं किसी ने नहीं निकाला था। वो शॉक हुआ कि ऐसा हुआ कैसे यार, व्हाई दिस हैपेंड। समझ में आ रही बात, ऐसा कैसे हो गया जब वो ब्लैक पेपर में। उन्होंने कहा इसका मतलब यार अभी भी इसके अंदर से कोई रेडिएशन निकल रही है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही, जो हमारे आंखों को दिखाई नहीं दे रही है, बट दिस सॉल्ट इज गिविंग आउट सम रेडिएशन जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, जिसका नाम अभी कुछ लोगों ने बोला अल्फा बीटा गामा, वो तो बात की बात है,
फिर वो इस बात को क्यूरियस होते हैं और इस पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं, और उन्हें पता चलता है बार बार वो यूरेनियम को काले पत्ते में लपेट रहे हैं और उनको दिख रहा है फोटोग्राफी, तो वहां से उनकी किस्मत चमक गई। क्या चमकी किस्मत? उन्होंने फिर कहा भाई इसके अंदर से एक रेडिएशन निकल रही है विच इज नॉन विजिबल इन नेचर। बात समझ में आ रही क्या? Yes. ठीक है। अब उन्होंने अभी अभी अब बहुत सारे साइंटिस्ट कूद पड़े और उन्होंने उस रेडिएशन का नाम क्या दिया? बैकरेल। अपने अपने नाम के ऊपर दे दिया कि भाई मैंने इतनी मेहनत से ढूंढा है, ऐसे कैसे कोई और ले लेगा। व्हाट ही नेम्ड इट? बैकरेल रेडिएशन, बैकरेल रेज, बैकरेल रेज। और फिर उसके बाद लेकिन अभी भी ये नहीं पता चल पाया था कि जो अच्छा ये बताइए, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है? न्यूक्लियर प्रोसेस है या इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम न्यूक्लियर प्रोसेस, Nuclear. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पिछले क्लास की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन का वो है, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन जंपिंग तक से हो रहा है ना। यस यस, दे आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब हम ये पूछे कि तो उस टाइम उन्होंने ये सोचा अपने प्रीवियस नॉलेज की कि यार जो रेडिएशन निकल रही है हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन की जंपिंग से निकल रहे हैं। अभी भी ये नहीं पता चल पा रहा था कि जो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस है वो न्यूक्लियस से जुड़ी हुई है, ना कि इलेक्ट्रॉन की जंपिंग। ये सारी बात मेरी समझ में आ रही है क्या आपको? Yes. एवरीवन ठीक है। Yes. तो अब उन्होंने क्या किया कि व्हाट ही डिड, ही पुट्स। अच्छा, अब देखिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं क्या? गेन होते हैं या लॉस होते हैं? यस Yes. Sir. एंड यू नो दैट केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करते हैं। Yes. यस Sir. सर, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करते हैं। व्हाट उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट ने और बहुत सारे लोगों ने मिलकर क्या किया, देखिए मैं लिख नहीं रहा हूं, उन्होंने यूरेनियम के साथ केमिकल रिएक्शन किया। केमिकल रिएक्शन करने का क्या मतलब है? केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियस में चेंज पैदा होता है या नो सर, इलेक्ट्रॉन्स में चेंज पैदा होता है? इलेक्ट्रॉन में चेंज, इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, अगर रेडियो एक्टिविटी इलेक्ट्रॉन की वजह से होती तो केमिकल रिएक्शन के बाद रेडियो एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? अगर हाँ, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स होता, बट इट वाज फाउंड दैट कि कितना भी कोई भी केमिकल रिएक्शन कर दो लेकिन जो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस है वो इफेक्ट नहीं हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? इससे क्या कंक्लूजन निकाला साइंटिस्ट ने कि जो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस है, जो रेडिएशंस, इनविजिबल रेडिएशंस जो निकल रही हैं वो न्यूक्लियस से आ रही है कि बाहर से आ रही है। तो ये बोला गया, एक्सपेरिमेंट किए गए, पता चला कि भाई जो रेडिएशन निकल रही है दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन से ये रेडिएशन निकल रही होती तो आपका जो रेडियोएक्टिविटी प्रोसेस है वो केमिकल रिएक्शन के बाद बदल जाता, बट देयर इज नो चेंज। इट मींस इट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस, इट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई केमिकल रिएक्शंस डज नॉट अफेक्ट द रेडियोएक्टिविटी। और वहां से एक नई ब्रांच खुल गई जिसका नाम दिया गया न्यूक्लियर रेडियोएक्टिविटी। It means it is a process which is related with the nucleus. Nucleus. कुछ बैकग्राउंड बना, दिमाग में पिक्चर बना क्या कि रेडियोएक्टिविटी कहां से शुरू हुई, कैसे हुई? यस सर। ठीक है सर Yes. एक बार केमिकल सर ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला समझा दो फिर से। देखिए, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर जिसमें आपको लाइमन, बार्नर, पास्कल अलग अलग वेवलेंथ मिल रहे थे, दैट वाज कमिंग ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। यस और केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक, आप केमिस्ट्री जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, वहां एक बात, पीरियोडिक टेबल, तो उसमें एक बात बोली जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज आर द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, ठीक है, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स इफेक्ट होते हैं, गेन होते हैं, लॉस होते हैं, कुछ भी होते हैं, व्हाटएवर इट हैपेंस। ठीक है, तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स इफेक्ट हुए तो इसका मतलब जो प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं वो भी चेंज होंगे। यस सर, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करते वो तो नहीं चेंज होंगे ना। यस। केमिकल रिएक्शन करने के बाद रेडियो एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था एक्सपेरिमेंटली। सॉडी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बात को किया था, और भी साइंटिस्ट थे, मैडम क्यूरी, बहुत सारे लोग हैं। तो व्हेन द केमिकल रिएक्शन इज नॉट अफेक्टिंग द रेडियोएक्टिविटी, तो व्हाट इज योर कंक्लूजन? दिस आप खुद बताओ ना, जितना आपको नॉलेज है उसके बुनियाद पे बताइए, क्या लगता है? कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो न्यूक्लियस का फंक्शन है, ना कि हाँ, क्योंकि न्यूक्लियस का फंक्शन है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियस थोड़ी डिस्टर्ब होता है, न्यूक्लियस डिस्टर्ब नहीं। हाँ, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे रिएक्शंस किए जिसमें न्यूक्लियस डिस्टर्ब हुआ, फिजन, तो फिर वो तो बाद का एक्सपेरिमेंट है बहुत, तो वहां पता चला कि अब तो रेडियोएक्टिविटी डिफरेंट हो गई। फिर पता चला वो द रेडियोएक्टिविटी इज अ रिजल्ट ऑफ
इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा कैसे रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई और कैसे Yes, जाके ये सारी चीजें हुई। अब अगला सवाल ये पैदा होता है बेटा कि रेडियो एक्टिविटी हो ही क्यों रही है, ये न्यूक्लियस एनर्जी निकाल ही क्यों रहा है। तो उसका लॉजिक यहां पे है, ये रहा। ये क्या बताता है कि कुछ न्यूक्लियस Stable है ऐसे ये। होते हैं जो क्या होते हैं, अनस्टेबल। और अनस्टेबल होने की वजह से भाई कोई आदमी अगर कोई न्यूक्लियस बेचैन है तो वो क्या चाहता है, वो चैन की तलाश में घूमता फिरता Yes. है ना भाई। आपको अगर बहुत देर से खड़ा करा दे तो आप कहीं ना टेक लगा के बैठने की कोशिश करते हैं नहीं, Yes. बिकॉज यू वांट टू बी स्टेबल। द न्यूक्लियस भी इट इज अनस्टेबल। F electron in case of ओके ठीक है, Yes, sir. Yes, so that is happening there. So those nuclear the radiations are coming out as a result of its instability. So radioactivity is a spontaneous process which takes place to increase the stability of the nucleus. ठीक है, अब उसके बाद बहुत सारे रेडिएशन मिले मुझे, अल्फा गामा बीटा डीके। तो कुछ पॉइंट्स इसको समराइज करते लिखते हैं, अगली क्लास में हम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है, रेडियो एक्टिविटी किसका रिजल्ट है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ, it is radioactivity not affected by chemical reaction। इससे क्या कंक्लूजन मिला, इट इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना। रेडियोएक्टिविटी होता है क्या है, इन कैसे न्यूक्लियस में, इट टेक प्लेस इनसाइड अनस्टेबल न्यूक्लियस। सिंपल, ये छोटी छोटी बात है। अब देखते हैं, जस्ट एक मैं आपको इमेज शो करूंगा जिसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे कितने तरह के रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस मिलते हैं। फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, ठीक है, और 3 तरह के रेडियो एक्टिविटी डीके होते हैं, विच इज अल्फा, बीटा एंड गामा डीके। अल्फा डीके क्या होता है, बीटा डीके क्या होता है, गामा डीके क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। yes sir, ठीक है, yes sir। अभी मैं आपको एक फॉर्मूला डिराइव करवाने जा रहा हूँ, ये फॉर्मूला पे ऊपर हम कल क्वेश्चन करेंगे। तो आप लिखिएगा कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके, जस्ट मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगे, जस्ट नोट इट डाउन। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, डीके का मतलब समझ रहे हैं, डीके मींस इट इज जस्ट ब्रेकिंग डाउन टू ट्राई एंड इट इज गेटिंग फ्रॉम अनस्टेबल स्टेट टू द स्टेबल स्टेट। उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके या न्यूक्लियर डीके भी बोल सकते हैं इसको। वी कॉल इट आल्सो न्यूक्लियर डीके बिकॉज न्यूक्लियस उसका ब्रेक हो रहा है फ्रॉम अनस्टेबल स्टेट टू द स्टेबल स्टेट एंड इट इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो अब देखिए, सबसे पहले जो लॉ डिफाइन करने जा रहे हैं हम, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। एक्सपेरिमेंटली व्हाट इट इज फाउंड दैट, मैं आपको, इट इज कैलकुलेटेड कि फॉर एग्जांपल किसी सैंपल में n1 नंबर ऑफ न्यूक्लियस n1, और थोड़ी देर बाद ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस कम हो गया और डेल्टा n मान लो कम हो गया, तो अब कितना बचेगा, n1 माइनस डेल्टा n। फॉर एग्जांपल पहले 100 न्यूक्लियस बचे थे, वो 100 में से 10 टूट के कुछ और बन गए, तो कितने न्यूक्लियस बचेंगे, n1 माइनस डेल्टा n। और टाइम कितना लगा, t टाइम लगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो रेट ऑफ डीके है, तो रेट ऑफ डीके को क्या, मैं रेट ऑफ डीके को डेल्टा n में डेल्टा t से लिख सकता हूँ, कितना न्यूक्लियस टूटा अपॉन कितना, जिसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में dn अपॉन dt लिख सकते हैं क्या, यस सर। दिस इज रेट ऑफ डीके। तो इट इज फाउंड दैट जो रेट ऑफ डीके है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ न्यूक्लियस से, कि जितना ज्यादा न्यूक्लियस होगा उतना फास्ट डीके होगा, जितना कम न्यूक्लियस होगा उतना कम डीके होगा। मिसाल के तौर पे लेट अस इंस्टेंट, शुरू में माने तो 1000 न्यूक्लियस, तो जो रेट ऑफ डीके है dn अपॉन dt दैट इज प्रोपोर्शनल टू हाउ मच 1000।
थोड़ी देर बाद ये टूट के कितना बन गया, फॉर एग्जांपल 900। तो जो रेट ऑफ डीके है दैट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 900। तो जैसे जैसे आपका डीके होता जा रहा है, यानी प्रोसेस क्या होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है, वी कॉल दैट रेट ऑफ डीके इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट। रेट ऑफ, इसको बोलते हैं रेट लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके, व्हाट वी कॉल दैट, लॉ ऑफ डीके। एक्सपेरिमेंटल लॉ है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके। रेट ऑफ डीके ऑफ न्यूक्लियस, decay of nucleus from unstable to stable is proportional to number of nucleus left, जितना न्यूक्लियस बचा हुआ। इसके आगे हम कल प्रूफ करें, ठीक है। दिस इज द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी। Yes. मोर ना, जितना ज्यादा न्यूक्लियस बचे होंगे उतना फास्टर डीके होगा, जितने कम न्यूक्लियस बचे होंगे उतना स्लोअर डीके होगा। तो इनिशियली द रेट ऑफ डीके एंड इट हैज बीन कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। तो कल हम इस पे प्रूव करते हैं। तो सिंपली वी कैन राइट दिस, dn अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू माइनस n। माइनस इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि डीके हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इट विल बी माइनस। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हमें मिलता है dn अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n। लैम्डा क्या होता है, डीके कांस्टेंट। ये रिजल्ट याद रखिएगा, लैम्डा क्या होता है, डीके कांस्टेंट। बस। So this is the law of radioactivity decay, that the rate of radioactivity decay dn by dt is minus lambda n क्या है, number of elements which is left, sorry number of nucleus which is left, और lambda क्या है उसका decay constant। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इस पे हम न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन सॉल्व। थैंक यू सर। ओके Thank you. Thank you. ऑल द बेस्ट। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आप एनसीईआरटी को जरूर read। सर आज मीटिंग मत एंड करना। हाँ मीटिंग एंड नहीं करेंगे।